जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा के अंदर जबरदस्त जनसैलाब इकट्ठा करती दिखाई दे रही है। बताएंगे आपको क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन करने वाला है, बड़ा खेला बताएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नहले पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन दहला फेंकने वाली है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बिहार के अंदर स्पीकर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, यानी नीतीश कुमार की सरकार के सामने और मुश्किलें खड़ी होने वाली है। बताएंगे क्या इंडिया गठबंधन फिर से बिहार में सरकार में लौटने की तैयारी में है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से कई सारे फेक दावे होने की जानकारी सामने आ रही है। साथ साथ बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और दलित समाज का अपमान किया गया है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की जनता देश भर के अंदर 2024 के चुनाव के अंदर बड़ा परिवर्तन चाहती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा के 25वें दिन राउरकेला से शुरू हुई, जहां से यात्रा आगे की और बढ़ती चली गई। और इसके बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा को पान पोस्ट चौक पर संबोधित किया है और इसके बाद यात्रा पुनः प्रारंभ की गई। इसके बाद राहुल गांधी ने 4:30 बजे के आसपास पद यात्रा की है और इसके बाद रात्रि विश्राम के लिए झारसुगुड़ा पहुंच गए हैं। इसके साथ में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हिस्सेदारी किसको मिल रही है इसका पूरा जवाब दिया है। राहुल गांधी ने न्याय के बिना विकास अधूरा है ये कहते हुए बताया है कि भारत के अंदर हिंदुस्तान की 200 बड़ी कंपनियों में एक भी ओबीसी मालिक नहीं है, मीडिया घर में कोई भी दलित या आदिवासी मालिक नहीं है, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में कोई भी आदिवासी या ओबीसी जाति के लोग नहीं है। अगर मोदी जी और भाजपा सरकार विकास की बात करती है तो वो किसके विकास की बात करती है? अडानी का, अंबानी का, उनके दोस्तों का। गरीब तो आज भी गरीब है, मौके उनको आज भी नहीं मिल रहे हैं और यही हिस्सेदारी न्याय की मांग है। और राहुल गांधी का पूरा प्रयत्न है कि ये होगा तो ही असली न्याय हो पाएगा, ये न्याय के बिना विकास अधूरा है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 22वें दिन हम बोकारो में थे और आज 25वें दिन पश्चिम उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में है। राउरकेला स्टील प्लांट भारत के इस्पात के क्षेत्र में औद्योगिकरण के मामले में सबसे पहले मील के पत्थरों में से एक है, जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट को पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की सहायता से लगभग 65 साल पहले चालू किया गया था। यहाँ स्टील बनाने के लिए नवीनतम और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारत की आगे की विकास की यात्रा की नींव रखी, लाखों परिवार की अच्छी नौकरियां प्रदान की और बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अवसर पैदा किए। इन्होंने राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाया, लेकिन अब इन्हीं उद्यमों को अब या तो बेचा जा रहा है या इन्हें बर्बाद किया जा रहा है। 2014 के बाद उन पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जा रहा है। ये एक अन्याय है जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रतिबद्धता दिखाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा पूरा प्रयत्न यह है कि न्याय सबको मिले और लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अधिकार की लड़ाई को लेकर भी उड़ीसा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, 30 अरबपति बाहर से यहाँ आकर उड़ीसा का धन लूट रहे हैं। उड़ीसा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं और मोदी मित्र नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। उड़ीसा के आंकड़े देखिए, 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर है, 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं और लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं। ये आंकड़े सिर्फ उड़ीसा के नहीं, पूरे भारत की ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी का यही विजन उड़ीसा समेत पूरे देश में रोजगार पैदा कर सकता है। तो आइए जुड़िए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से और राहुल गांधी के साथ न्याय के अधिकारों की मांग करिए। उसके बाद सरकारी नीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया गया है दोस्तों। युवाओं के लिए न्याय की मांग की गई है, नौकरी के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। कहां है वो विकास और कहां है वो न्याय? जवाब भाजपा सरकार और उड़ीसा सरकार को देना है। साथ साथ बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाइए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए आगे आइए। कांग्रेस पार्टी ने एक नंबर जारी करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है। 9891802024 पर मिस कॉल करके न्याय योद्धा बनने के लिए महासंग्राम में जुड़ने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी बोले, कहा आज यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि ये जो ड्रोन का सर्वे हो रहा है आप इसे रोकिए। ड्रोन के सर्वे में आदिवासियों की जमीन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। ये ड्रोन अडानी का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी के समय अंग्रेजों की गोलियां थी, आज ये ड्रोन है। हम आदिवासियों से कहना चाहते हैं कि आप डरिए मत, हम आपके साथ जल जंगल जमीन को अरबपतियों के पास नहीं जाने देंगे। साथ साथ दोस्तों जब भी पार्लियामेंट का सेशन देश के अंदर चलता है, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए कि पिछले 10 साल के शासनकाल में उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ऐसा लगा कि मानो कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट करना उनके भाषण का एकमात्र लक्ष्य बचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण दिया उसमें दावा किया कि पंडित नेहरू ने आरक्षण के खिलाफ टिप्पणी की थी, वो आरक्षण के खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर के दबाव में उन्होंने संविधान में आरक्षण को स्वीकारा था। प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के दावे की पोल खोलते हुए बताया गया कि 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान सभा के भाषण का अंश देखा जाए, जिसमें संविधान का मुख्य आधार इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन है, जिसे पंडित नेहरू के संविधान सभा में रखा गया था। पॉइंट नंबर 6 में स्पष्ट कहा गया है कि वंचित तबके और पिछड़े वर्ग को संविधान में उचित सेफगार्ड दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को लेकर पंडित नेहरू कितने दृढ़ थे, ये इस बात से समझा जा सकता है कि 26 नवंबर 1949 को जब धार्मिक आधार पर आरक्षण को समाप्त किया गया था तो इसका प्रस्ताव खुद नेहरू जी ने संविधान सभा में रखा था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बार 27 जून
1961 के मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर उन्होंने आरक्षण नहीं खत्म करने के लिए कहा था। दरअसल दोस्तों 1950 के अंदर संविधान लागू होते ही 10 साल के अंदर आरक्षण खत्म होने का एक प्रस्ताव था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। लगातार 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को एक्सटेंड करते रहे, क्योंकि नेहरू जी से लेकर कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने जो दावा किया है, इस पर एक बार फिर से भाजपा की आलोचना होना पूरी तरीके से तय है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को या तो सबूत दिखाना चाहिए या फिर सबके सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर माना जा रहा है कि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है, लेकिन इस बीच दूसरी चर्चाएं भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर दावा किया गया है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि मायावती को भी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। बड़ी बात यह है कि अगर आरएलडी छोड़कर जाती है इंडिया गठबंधन, इसका सीधा मतलब यह है कि बीएसपी के लिए और भी सीटें बढ़ेगी। दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी का बड़ा अलायंस आने वाले दिनों के अंदर बनने वाला है। सीटों की कमी भी अब नहीं रहेगी अगर आरएलडी छोड़कर जाती है। तो शासक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार को 100 रुपए देते हैं, लेकिन हमें वापस मात्र 12-13 रुपए मिलते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत के साथ अन्याय करने का आरोप उन्होंने लगाया। दोस्तों, बीजेपी के लोग उनके प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इसका सीधा मतलब यह है कि शायद बीजेपी के लोग कर्नाटक के लोगों के हित की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर वाकई कर्नाटक के लोगों की हित की बात करना चाहते हैं तो बीजेपी के कर्नाटक के नेता भी इस आंदोलन में सहयोग करें। शासन प्रधानमंत्री मोदी का 6 दिसंबर 2012 का एक सोशल मीडिया का पोस्ट शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गुजरात 60,000 करोड़ रुपए भेजता है, लेकिन हमें वापस क्या मिलता है? फिर तुम कहते हो कि हमने दिया है। क्या गुजरात एक भिखारी राज्य है? कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो बातें 2012 में कर रहे हैं, लगभग इसी तरीके की बातें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कर रहे हैं। लेकिन उस समय के बयान को बीजेपी के लोगों को सही लगता था, लेकिन अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं तो इस पर भाजपा के लोग उल्टा उन पर ही निशाना साधे। साथ साथ सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के बेरोजगारों की आवाज उठाई, देश के अंदर बढ़ रही महंगाई का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के एक एक सवाल का जवाब देने की जगह कहा कि मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं उस दिन उन्हें बहुत ध्यान से और आनंद से सुन रहा था। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खली है वो उन्होंने पूरी कर दी है। यानी देश के सवालों को जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है उसे प्रधानमंत्री मोदी मनोरंजन बता रहे हैं। इस पर निशाना साधते हुए ट्राइबल आर्मी की ओर से कहा गया कि दलित जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो नरेंद्र मोदी जी को मनोरंजन नजर आता है। ये बीजेपी की घृणित मानसिकता श्रीमान खड़गे संसद में तब से है जब नरेंद्र मोदी विधायक भी नहीं थे। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। और बिहार के अंदर भी क्या बड़ा खेला होने की तैयारी, जैसा कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है। आपको बता दें कि अगर राज्य में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को हैदराबाद नहीं भेजा गया होता और स्पीकर ने अब तक अपना इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन बिहार विधानसभा के स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसकी जानकारी मुझे आज मिली है। हम नियम से बंधे हुए हैं और नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। यानी अभी भी वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों के अंदर बिहार में बड़ा खेला करने की तैयारी में। दोस्तों, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता जिनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता था, हरक सिंह रावत, उनके घर पर छापेमारी की गई है। दिल्ली समेत 15 जगह पर ईडी ने छापेमारी की है। इस तरीके का मामला उत्तराखंड से तब सामने आ रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला था। शासक मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आप बैक बेंचर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। यानी दोस्तों, जो सवाल पूछा गया था वही जवाब दिया गया है। साथ अखिलेश यादव बोले, कहा यह सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है। इसी का परिणाम है कि लॉ एंड ऑर्डर में लॉ अलग चल रहा है। साथ साथ पढ़े लिखे हैं, किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत चौधरी यानी एनडीए में जयंत चौधरी के जाने की खबर के बीच अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के मुहिम को कमजोर नहीं करेंगे, किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ ही रहेंगे, आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रहेगी। साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल की ओर से इन खबरों के बीच में एक पोस्ट किया गया है। इसमें जयंत चौधरी के एक बयान को कोट किया गया है। जयंत चौधरी ने कहा था कि हमारे किसान भोले जरूर है पर मूर्ख नहीं है, वे बहुत समझदार है, सशक्त है, क्योंकि किसान समाज उनका वोटर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की बीजेपी के साथ बीते सालों में कई बार संघर्ष देखने को मिला है। दोस्तों, साथ साथ एनसीपी के नेता शरद पवार की पार्टी का नया नाम सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको नई पार्टी दी है जिसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र के अंदर पवार के लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, अजित पवार गुट को एनसीपी का पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम दे दिया गया है। तो अब शरद पवार के नाम से नई पार्टी बनाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द पार्टी को सिंबल दे दिया जाएगा, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। बरगद के पेड़ के सिंबल की मांग की गई है, क्या इसे मंजूरी मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ बीजेपी और आरएलडी को लेकर लोकल न्यूज चैनल में दावा किया गया है कि बीजेपी और आरएलडी 4 सीटों पर बात बन गई है। 5वीं सीट मुजफ्फरनगर को लेकर चर्चा चल रही है। कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की सीट फाइनल की गई है। 8 या 9 तारीख को साझा प्रेस वार्ता की जा सकती है। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम भी टाला गया है। 12 फरवरी की जगह 24 फरवरी को अनावरण का कार्यक्रम किया जाएगा। आरएलडी के सभी विधायक रामलला के दर्शन करने जाएंगे। बीजेपी के नेता सतीश महाना के साथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस तरीके के दावे लोकल मीडिया में किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जयंत चौधरी इतना बड़ा रिस्क लेंगे जिससे उनकी पार्टी आने वाले भविष्य के अंदर खत्म भी हो सकती है। साथ साथ दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त पद के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर्ड होने के बाद एक पद खाली हो रहा है। इस पर सुप्रिया श्रीनेट ने निशाना साधते हुए
हुए कहा कि सूत्रों के हवाले से चंडीगढ़ वाले अनिल मसीह रेस में सबसे आगे है, यानी जिस व्यक्ति ने चुनाव चुराया था उसका नाम सबसे आगे चल रहा है। एक तरीके से तंज कसा गया है दोस्तों। वहीं पर इंडिया टुडे ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 8 सीटों का नुकसान होगा, यानी पिछली बार बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी का आंकड़ा 14 या उससे कम रहने वाला है, यानी टीएमसी लगभग 10 सीटों के आसपास नुकसान पहुंचाएगी। और इसी तरीके से अन्य राज्यों के अंदर भी बीजेपी को अगर नुकसान होता है तो स्थिति पूरी तरीके से बदलने वाली है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसे सर्वे के आधार पर कई सारे फैसले लिए जाने वाले हैं। साथ साथ चुनाव आयोग की पूरी टीम मार्च के महीने के पहले सप्ताह में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल का दौरा करने वाली है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के आंतरिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना है। सूत्रों के अनुसार आयोग के संपूर्ण पीठ के सदस्य इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। वहीं दोस्तों तमिलनाडु के IRS अधिकारी बी बाल मुरुगन ने पत्र लिखा, बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बोला कि ईडी वास्तव में बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बन गया है। नतीजा ये हुआ कि बी बाल मुरुगन को सस्पेंड कर दिया गया। तभी तो लोग कहते हैं कि ईडी का मतलब तोता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर सवाल खड़ा करते हुए ये रिपोर्ट साझा की है। संसद कोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी तक पेश होने का आदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर आई है। ईडी के कई बार समन जारी होने के बाद वो नहीं पहुंचे थे। इसके बाद कोर्ट ने 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 5 समन पर वो नहीं गए हैं और उसके बाद ईडी ने मामले को कोर्ट में डाल दिया था। साथ साथ दोस्तों आज तक पर एक शो किया गया, इसमें लिखा गया है कि मोदी 3.0 तय है, यानी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। इस तरीके के न्यूज चैनलों पर चल रहे शो पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि तो फिर चुनाव कैंसिल करा दीजिए चित्रा जी, यानी पत्रकारों को थोड़ी निष्पक्षता तो बरतनी चाहिए। अगर वाकई में पत्रकारिता करने वाले इन पत्रकारों को लगता है कि वो निष्पक्ष है तो उनको कभी ये भी कार्यक्रम चलाना चाहिए कि मोदी की विदाई तय है, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से भाजपा के समर्थन में माहौल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जो लिख देगा। साथ साथ भगवत मान बोले, कहा राउत रेवेन्यू कोर्ट के नोटिस पर हम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे, कोर्ट को बताएंगे कि कैसे ईडी के सभी समन गैर कानूनी थे। साथ साथ दोस्तों माना जा रहा है कि कमलनाथ आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से आजकल उनकी मुलाकात चल रही है। हालांकि उनसे जब किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया था। इसके बाद अंदेशा यही है कि आने वाले दिनों के अंदर वो जरूर बीजेपी में जाएंगे। साथ साथ प्रियंका गांधी बोली, कहा मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उसे मजदूरी मिल जानी चाहिए। अमृत काल में ये मुहावरा मजदूरों के लिए मजाक बन गया है। खबरों के मुताबिक 1 फरवरी तक राज्यों को 16,000 करोड़ का मनरेगा भुगतान बकाया है। मजदूरों के सामने बच्चे पालने का संकट है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले मनरेगा को कांग्रेस की असफलता का स्मारक बताया था, उससे बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन जब जमीनी सच्चाई से रूबरू हुए तो इसे बंद नहीं कर पाए, मगर लगातार बजट घटाते रहे। इस बार भी मामूली बढ़ोतरी करके वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बजट में आवंटित राशि 2023-24 में संशोधित बजट के बराबर ही है। जानकारों का कहना है कि बकाया व अन्य खर्च चुकाने के बाद जो राशि बचेगी उसे महज 25 दिनों का रोजगार दिया जा सकता है, जबकि मनरेगा के लिए 100 दिनों का रोजगार की गारंटी है। कांग्रेस सरकार मनरेगा लेकर आई थी ताकि आम ग्रामीणों, गरीबों, मजदूरों के हाथ में पैसा पहुंचे। बीजेपी सरकार मनरेगा को कमजोर करके देश में मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। जवाब भाजपा सरकार को देना है। साथ साथ शुभिया सुले बोली, कहा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर हम लोग दावा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लेकर जाएंगे, यानी अजित पवार गुट को जो दे दिया गया है पार्टी का सिंबल और नाम, इसके खिलाफ विरोध किया जाएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार चुनाव में जीत हासिल कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद बाई इलेक्शन कराए गए। 2022 में टीएमसी ने यहां से शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतार दिया, जो लगभग 3.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय नेता को मैदान में उतारा था। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार बॉलीवुड के ही कभी एक्टर रहे और टीएमसी के पुराने नेता मिथुन चक्रवर्ती को मैदान में उतार सकती है, यानी शत्रुघ्न सिन्हा वर्सेस मिथुन चक्रवर्ती का मुकाबला हो सकता है। कई सुगबुगाहट तेज है दोस्तों। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के लोगों ने कैग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ साथ हिंदू कोड बिल है जो मुसलमानों पर थोपा जा रहा है, यूसीसी पर खूब भड़कते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड की सरकार, बीजेपी सरकार ने यूसीसी पास कर दिया है, जिस पर टिप्पणी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू कोड बताते हुए कहा कि यह सब पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा हुई। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि उनके भाषणों के कई अंशों को काटकर कार्रवाई से अलग करने की कोशिश की गई है, जिसका उन्होंने विरोध जाहिर किया है और राज्यसभा के नियम 238A और 238(5) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाषण में कुछ बिंदु उठाए थे, उन्हें रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। मैंने अपनी टिप्पणी में किसी का नाम नहीं लिया था, न ही प्रक्रिया के किसी भी नियम का उल्लंघन किया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा किया गया है, जिसका विरोध किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। दोस्तों इसी के साथ में ग्रेटर नोएडा के अंदर किसान करेंगे महापंचायत, सदन का घेराव करने की तैयारी चल रही है। धारा 144 भी लागू की गई है, यानी किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। साथ साथ अजित पवार गुट को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र में अजित पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के फैसले का हमें कोई आश्चर्य नहीं है, हमें पहले से पता था कि ये पहले से तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी इस तरीके के जानबूझ के हथकंडे अपना रही है ताकि राज्य में सरकार बना पाए, राज्य में 2024 का चुनाव जीत पाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। महाविकास अघाड़ी
गठबंधन के पास सारे बड़े नेता है, बड़े दिग्गज नेता है। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के यूपीए सरकार के ऊपर किए गए दावे पर पोल खोलते हुए कहा कि संविधान को नहीं मानने वाले, जिन्होंने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, आज वो लोग कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी ने यूपीए सरकार पर अनगिनत झूठे दावे किए हैं। यूपीए सरकार के दौरान बेरोजगारी दर 2.2% था, जो आज के दौर में 45 सालों में सबसे ज्यादा है। यूपीए सरकार के 10 साल के दौरान जीडीपी विकास दर औसतन यानी एवरेज 8% के ऊपर रही है। आपके दौरान मात्र 5.6% की औसत रही है। वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इधर उधर के भाषण को काट छाट कर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो डिजिटल इंडिया की तरक्की भारत ने की है, उसकी फाउंडेशन यूपीए सरकार ने रखी थी। आधार डीबीटी बैंक अकाउंट के तहत कांग्रेस ने योजना को आगे बढ़ाया था। 65 करोड़ आधार हम 2014 तक बना चुके थे। डीबीटी पहल से सब्सिडी का काम शुरू हो गया, वो भी 2013 से पहले। स्वाभिमान योजना के तहत हम गरीबों के 33 करोड़ बैंक अकाउंट खोल चुके थे। मोदी जी पीएसयू के बारे में कुछ बोलो। हम याद दिला दे कि आपकी बेचो और लूटो की नीति ने अप्रैल 2022 तक 147 पीएसयू का पूरा आधा या कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज कर दिया है। सरकार में 30 लाख खाली पद पड़े हुए हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी के पद सबसे ज्यादा खाली पड़े हैं। अकेले 5 मंत्रालय रेलवे, स्टील, नागर विमानन, रक्षा और पेट्रोलियम में करीब 3 लाख पद खाली है। एकलव्य स्कूल की बात आपने की, पर यह नहीं बताया कि उसमें 70% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर है। यह दिल दुखाने वाली बात है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे निर्यात और आयात के बीच का अंतर 3 गुना बढ़ गया है। इस तथ्य को जानते हुए भी सरकार इसे समस्या के रूप में स्वीकार नहीं करती और सुधार नहीं करती। मोदी जी, आपने अपने दोनों भाषणों में केवल कांग्रेस पार्टी को कोसा है। 10 साल के शासन में होने के बावजूद अपने सरकार के बारे में बताने की जगह केवल कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी है, टिप्पणी की गई है। दोस्तों, साथ बेंगलुरु की एक अदालत ने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित गलत जानकारी पोस्ट करने के मामले को लेकर यह कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ साथ नेताओं के बीच विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिससे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। गडकरी ने कहा कि मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है, जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे सजा नहीं मिलता। मंत्री यहां लोकमत मीडिया समूह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। क्या अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की नीति को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? इसका जवाब उनको देना चाहिए। साथ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करते हुए उन्होंने कई और नेताओं से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात की है। 12 तारीख को बहुमत साबित करने से पहले बार बार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर बिहार में बहुमत साबित करना है, फ्लोर टेस्ट कराना है। देखते हैं किस तरीके के नतीजे यहाँ सामने आते रहेंगे। साथ साथ 4 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस कमेटी के नेताओं, पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से पार्टी टिकट के लिए सादे कागज में आवेदन मांगा गया है। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है कि किसको कैंडिडेट बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए कहा गया है। देखते हैं कौन कौन इसमें पर्चा भरता है। साथ साथ जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर, एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर चल रहे दावों के बीच शिवपाल यादव बोले, कहा वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए गठबंधन में जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि किसान समाज से जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि वो धर्मनिरपेक्ष है और इसीलिए बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। भाजपा केवल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रही है। रालोद इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की फितरत है कि वो चुनाव के पहले ही माहौल बनाने का काम करने लगते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है अब की बार 400 पार। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि पिछली कुछ घटनाओं से कमजोर विपक्ष जरूर है, लेकिन 2024 की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू को लेकर जानकारी दी है। अजीत अंजुम के साथ उनका पूरा इंटरव्यू हुआ है, जिसमें 400 प्लस का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि 400 प्लस का जो नारा दिया जा रहा है, बार बार मीडिया में जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है, केवल मानसिक दबाव बनाने के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश में बुधवार को 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। ये अनुपूरक बजट का सत्र है। सत्र में 7 फरवरी को शुरुआत के साथ ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा, हालांकि इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, वॉकआउट कर सदन के बाहर चले गए। सदन के बाहर विपक्षी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ जमकर हंगामा और नारेबाजी की है। एनडीटीवी से बात करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे संकल्प के रूप में किए थे उसे पूरा नहीं किया। राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया है। और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। 3000 रुपए महीना लाडली बहनों को देने की बातें चल रही थी, वो भी नहीं हो पाया। मनरेगा के मजदूरों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। जवाब अगर इन बातों पर दिया जाएगा तभी सुनेंगे, वरना विरोध करते रहेंगे। साथ साथ चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को असली एनसीपी करार दे दिया। इस पर जवाब देते हुए संजय राउत ने बुधवार को आरोप लगाया कि अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता संबंधित फैसला देकर चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका है। संजय राउत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह से रकंपा के संस्थापक शरद पवार और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, वैसा अन्याय इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शिवसेना और रकंपा को इसलिए कमजोर किया गया क्योंकि यही वो दल है जो मराठी
पार्टी अस्मिता की रक्षा और महाराष्ट्र के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंका है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन की ओर से क्या रणनीति बनाकर मैदान में उतरा जाता है दोस्तों, और किस तरीके से भाजपा और अजीत पवार गुट की गठबंधन को काउंटर किया जाता है। सांसद मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत ने जमानत दी है, लेकिन कच्छ में दर्ज दूसरा एफआईआर की वजह से कच्छ पुलिस ने हिरासत में रखने का फैसला लिया है और एक बार फिर से अदालत में उनको आज पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था, कई सारे मामले दर्ज कर लिए गए थे, इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, और इस वीडियो को हम लोगों तक